टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। खुदा खुदा करके कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबा मुकम्मल हुआ तो सियासी जमातों में क्रेडिट के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। वजीर आजम इमरान खान ने मंसूबे का कल बाकायदा इफ्तिताह करना है, जिससे पहले आज मुस्लिम लीग नून ने अलामती इफ्तिताह कर दिया। एहसन इकबाल की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने नाज़िमाबाद में ट्रैक पर जाने की कोशिश की तो इंतजामिया ने दाखिले से रोका। कारकुनों ने जब जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की तो इस पर रेंजर्स एहलकारों ने लाठी चार्ज किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इस तशद्दुद का इल्जाम वजीर आजम इमरान खान पर आयद किया है, जबकि वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि एहसन इकबाल को यही कह सकते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सवाल यह है कि ग्रीन लाइन मंसूबे का क्रेडिट किसको जाता है, मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ को? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवाऊं। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपकी जानिब आऊंगी। 2016 का प्रोजेक्ट 2021 में बिल आखिर पाया तकमील को पहुंचा और इस पर भी सियासत शुरू हो गई। आपके ख्याल में इसका क्रेडिट किसको जाता है? पहली बात तो ये थोड़ी सी एडिटिंग कर लें जुमले में, मुकम्मल नहीं हुआ है अभी ये। अभी इसका 5 किलोमीटर हिस्सा बाकी है मज़ार कायद आज़म से टावर तक, जो शुरू ही नहीं हुआ है और ये मुकम्मल होना था 2019 के आखिर तक। खैर देर आए दुरुस्त आयद। बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तकरीबन 20 किलोमीटर का सुजानी टाउन से मज़ार कायद तक। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका जो अंडरपास है मज़ार कायद पर, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, बहुत गुंजाइश है उसके अंदर। टर्मिनल है एक्चुअली बसों का, जहाँ से बसें वापस जाएंगी। फिर जो डिपो बनाया गया है सुरजानी में, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और बसों को कहीं और से फिर डीजल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, हाइब्रिड बसें ये सब। तो बहुत अच्छी बात हुई है कि ये हिस्सा तो मुकम्मल हो गया बहुत आला तरीके से। लेकिन 25 दिसंबर को इसके जो ऑपरेशन है बाकायदा शुरू होंगे और उसका किराया 15 से 55 रुपये होगा। मैंने देखी इन चीज़ों को, देखा है मैंने सब कुछ। अच्छा लगा मुझे कि शहर में एक ऐसी चीज़ आई है जो बहुत पहले आ जाना चाहिए थी। इस शहर में बहुत चीज़ें पहले से मौजूद थी। ट्रामवे थी इसमें, यहाँ पर बसें दूसरी थी, यहाँ पर स्वीडिश बसें चला करती थी, ऑटोमेटिक बसें जिनमें दरवाजे खुद ब खुद खुलते थे, बंद हो जाया करते थे। मैंने खुद बैठा उन बसों में, तो सब कुछ तौबाला हो गया था। और इस 13 साल में कोई बस का इजाफा नहीं हुआ। 10 बसों का इजाफा हुआ था शायद, वो भी गायब, लापता हो गई। अब सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि अपने पैसे दिए मैं कराची कमेटी को अपनी बसों के लिए, ताकि जिन्होंने जिस ग्रुप से उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वही हमको फराहम कर दें। अच्छी बात है, ये हो जाना चाहिए। लेकिन आपका सवाल किसका क्रेडिट जाता है? पहली बात तो ये, कराची के अवाम यकीनी तौर पर ये जानते हैं कि ये नवाज शरीफ हुकूमत ने बनाया था, उन्होंने शुरू किया था। इसका संग बुनियाद नवाज शरीफ साहब ने रखा था। गवर्नर इशरत लिबाद मौजूद थे और वजीर आला सिंध कायम अली शाह मौजूद थे। और ये इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया था 2018 में, इंतखाबात से पहले। फिर इंतखाबात आ गए, वो मामला टलता चला गया और फिर इतना टला कि बात आज तक पहुंची और आज से फिर 25 दिसंबर तक पहुंचे। लेकिन इंशाअल्लाह नया साल में इन बसों में लोग सफ़र कर पाएंगे। मेरी एक दरख्वास्त है, गुजारिश ये है कि इन बसों में बैठने के जो आदाब हैं वो बता दिए जाएं सबको, और फिर अगर खिलाफ वर्जी हो तो जुर्माने भी किए जाएं। देखिए, इसका पूरा ये कंप्यूटराइज्ड है, टिकटिंग इसकी कंप्यूटराइज्ड है। आप जालसाजी नहीं कर सकते। जिस टाइम पे टिकट मिला है आपको, टाइम पड़ा हुआ है, और जिस बस के लिए मिला है वो मिला हुआ है आपको। आपकी बस की इत्तला सिस्टम से मिल जाएगी अपने मोबाइल फ़ोन पर कि आपकी बस कहाँ पर है, कहाँ पहुँची है और स्टॉप तक कब तक पहुँच जाएगी। तो इस सिस्टम को बरकरार रखना चाहिए, बसों की सीटों को नहीं फाड़ना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल, जो मैंने लाहौर में भी देखा, पेशावर में भी देखा कि बसों की सीटों पर नहीं बैठना चाहिए, पैर रखकर, गंदे पैर। सीटें नहीं फाड़नी चाहिए हमको, पीक नहीं थूकनी चाहिए गुटखा पान खा के। मैंने पेशावर में देखा। तो ये बहुत जरूरी है कि इसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए, इन बसों को बचाया भी जाए। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट में एक वार्निंग दे रहा हूँ
कि ट्रांसपोर्ट माफिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उस पर नजर रखी जाए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ आगाज ही मंसूबों का काफी नहीं होता, बल्कि उनको अंजाम तक पहुंचाना भी जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। आपके ख्याल में इसका क्रेडिट किसको जाता है? नून लीग को जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया, या फिर पीटीआई को जिन्होंने इसको मुकम्मल किया है? देखें, इसमें बात ये शाइस्ता कि कंसीव बिल्कुल पीएमएलएन ने किया था, 2016 में स्टार्ट भी हो गया था, बट देन सी के हाउ इट इज कंप्लीटेड एंड हु इज कंप्लीटेड। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कितनी पैटी सी चीज़ है पॉलिटिशियन की, इसके ऊपर आप देखें जो आज एक मुजाहरा किया गया है, इज इट वर्थ डूइंग बाय द नेशनल पॉलिटिकल लीडर्स कि वो आके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग, क्या आपने मंसूबे का कंप्लीट किया है? आई थिंक ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और ये हमें मैच्योरिटी आनी चाहिए हमारे पॉलिटिशियन में कि अगर एक मंसूबा खुद कंप्लीट हो रहा है, चलें जिसको भी क्रेडिट जा रहा है, अभी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का है उसने कंप्लीट किया, ही हैज टू कम इनॉग्रेट, और आप ऐसी हरकत क्यों करें जिसमें आप अपने मुल्क की बदनामी, दुनिया जो उन्होंने फंडिंग किया, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया है, उसका फेडरल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, क्या किया है, बात यह है कि आप हमें से क्यों बिहेव करते हैं, हमारी साइकी क्यों नहीं चेंज होती है? और बिल्कुल ऐसे जैसे लोग छोटे से पॉलिटिशियन होते हैं वो उस लेवल पे आप जाके इस तरह की हरकत करें, तो वी शुड अवॉइड इट एंड वी शुड वेरी वोकल इन कंडेमिंग ऐसी चीज़ों के लिए। अगर पीपल पीटीआई करेगी तो उसको भी इसी तरह करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए कि चले जितना भी था स्टार्ट हुआ, आप उसके बाद स्टार्ट हो गए, लेट इट गो हैपन। और ये तो इसकी 5 इसकी लाइन है, अभी तो एक कंप्लीट हुई है, दूसरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 और होनी है, और ये 19 किलोमीटर का ट्रैक है, 90 स्टेशन भी इसमें आ जाते हैं, 6 अंडरग्राउंड स्टेशन आ जाते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी गुड स्टार्ट आई से के। और ये फिर अल्टीमेटली वो भी नो ये लिंक करेगी कराची सर्कुलर रेलवे को। अब इसके साथ हमें ये इनकरेज करना चाहिए कि इसको आगे चलाएं, कंप्लीट करें। कराची में पिछले 13 साल में पीपल्स पार्टी ने एटलीस्ट ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। इतने 13 साल तो बहुत गवर्नमेंट के होते हैं, आपकी गवर्नेंस भी अच्छी होनी चाहिए। आपको भी कराची के मसाइल ट्रांसपोर्ट के इतने ज़्यादा लोगों के हैं ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऑनेस्टली आई लिव इन कराची नाउ, बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है कराची के लोगों को, और उनको मुहैया करनी चाहिए सहूलियत। हुकूमत अवाम क्यों अपने नुमाइंदे चुनती है, क्यों असेंबली में लेकर आते हैं, उसके बाद उनको काम क्या होता है, मिनिस्ट्री क्यों बनते हैं मिनिस्टर, ताकि अवाम के मसाइल हल करें। तो मसाइल तो हल नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने पॉकेट भरने शुरू कर देते हैं। इट रेस्ट विद एवरी गवर्नमेंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि इसको अच्छे खुशखुशबी से चलने दें। 25 को अगर कल इफ्तिताह हो रहा है, फिर 25 दिसंबर को फॉर्मली आई थिंक ये लॉन्च हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ये एनबीसी की बात कि जरूर लोगों को अवेयरनेस चलाएं, टीवी के ऊपर भी इश्तिहार भी लगाएं, बड़ा क्लियर कि आई वुड गो टू एन एक्सटेंड कि जिसने गुटखा खाया हुआ है उसको ट्रैवल नहीं करने दें उसके अंदर। आई थिंक ये करेंगे खराब। तो दीज आर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड, बट आई थिंक क्रेडिट स्टार्ट पीएमएलएन एंड्स विद पीटीआई। ठीक है जुनैरा, ये जो आज अलामती इफ्तिताह किया है नून लीग ने, आखिर आपके ख्याल में नून लीग को ये स्टंट करने की सूझी ही क्यों? वेल मेरे ख्याल है हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टंट्स ना हो वो दिन एबनॉर्मल होता है, कुछ ना कुछ रोज़ ही हो रहा होता है। और मेरे ख्याल है क्योंकि पीएमएलएन को कुछ और करने को आजकल मिल नहीं रहा, ख़ास कोई स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हो रही। कल हमने बड़ा एट लेंथ इसको डिस्कस किया है कि ना वो लोग एहतजाज में सही तरह आ रहे हैं, ना वो लोग पार्लियामेंट में चीज़ों को अपने तरीके से लेके चल पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना था उन्होंने। अब ये करने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों को पता है। आप ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए भी बता सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इसकी ओनरशिप हमारी है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 5-5 साल में तो मुकम्मल नहीं होते। डैम्स जो हैं वो 5 साल में मुकम्मल नहीं होते, 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं। तो आपकी सब गवर्नमेंट्स ने उसमें अपना शेयर डालना होता है। कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर किसी ने शुरू किया और किसी ने उसे कंटिन्यू रखा है तो दोनों को बहुत पाकिस्तान के कल्चर में शाबाश देने की ज़रूरत है कि उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि ये नवाज़ शरीफ का था तो हम इसे नहीं बनने देंगे। और नवाज़ शरीफ साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने कंसीव किया तो इट इज़ गुड ऑफ देम कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि कराची की पब्लिक को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो 2 चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जा सकती थी, मेरे ख्याल है ये बहुत बचकाना हरकत करके पीएमएलएन ने उसको बहुत ख़राब किया है। इट वाज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन एक्चुअली कि वो इफ्तिताह होने जा रहा है।
इवेंचुअली सम गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ कराची, क्योंकि वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत एंड से इलेक्ट्रिसिटी ले लें, पानी ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, हर चीज़ में उन लोगों को मसले हैं गवर्नेंस के। तो समथिंग गुड वाज हैपनिंग। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की बात। बाकी जो NBC ने बात की कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, जब बहुत अरसे तक चीज़ें कल्ट्स की शक्ल में चल रही होती हैं और पोलराइज हुई होती हैं सोसाइटी में, इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग ब्लो टू देम। क्योंकि मेट्रो जब लाहौर में बनी थी तो प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन उसको शुरू में ही कंट्रोल कर लिया गया, तो वो फिर फिजल आउट हो गई थी। अब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट माफिया से इसको बचाना और इसकी पब्लिक ओनरशिप, लोगों को ट्रेन करें, को समझाएं। फॉर सम टाइम ऑटोमेशन पे है भी अगर सिस्टम, तो अंदर आप कोई ना कोई इस तरह का असिस्टेंट रखें जो लोगों को गाइड करे, इसको यूज़ कैसे करना है, मिस यूज़ ना करने दें। यहाँ पे वैसे ही लोगों को शरारतें करने की फॉर द हेक ऑफ फन आदत है। लिटरिंग में तो हम मास्टर हैं, हमने अपने टूरिज्म को तबाह कर दिया है। जो हालात नॉर्थ में होते हैं जब लोग वहाँ से होके जाते हैं वो देखने के काबिल हैं। सो टू मैनी एंगल्स, बट आई थिंक सम गुड न्यूज़ फॉर कराची, और उसका ये एंड होना नहीं चाहिए था जैसे आज हुआ है। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में क्या नून लीग इस प्रोजेक्ट को लेकर जज्बाती हो रही है, और अगर हाँ तो फिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शाइस्ता। बस ये जाती उम्रा से जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस निकलती हैं, आप देख लें कि कभी ऑडियो लीक होती है, कभी वीडियो लीक होती है, और ये तो बिल्कुल एक नया ट्रेंड जो है इन्होंने देना शुरू कर दिया। ये कौन सी अलामती हड़तालें होती थी, गायबाने नमाज जनाजा होती थी, अब ये इन्होंने अलामती जो है वो ओपनिंग्स भी करनी शुरू कर दी हैं। थोड़ा सा क्रेडिट हम ज़रूर देंगे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, वेरी वेल डन का आपने इनिशिएटिव लिया। लेकिन उसके बाद दो क्रेडिट्स जो है PTI की गवर्नमेंट को जाएंगे। एक तो ये कि उन्होंने, जिस तरह जुनैरा ने कहा कि उन्होंने, नवाज शरीफ ने अगर तख्ती लगाई थी तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को फिजल आउट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। दूसरा, उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं होता। इतनी रेट फाइलिंग होती है, इतने पेपरा रूल्स बीच में चल रहे होते हैं। फिर वफाकी गवर्नमेंट को जो है दूसरे सिंध सूबे में जाना पड़ा जहाँ उनकी गवर्नमेंट भी नहीं है। और देखें ना कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे क्या कर रही है, बातें तो बड़ी लंबी लंबी करती है, लेकिन 13-14 साल की हुकूमत में वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट दे ही नहीं सकी। कराची के बड़े मसाइल है, इतना खूबसूरत शहर होता था, रोशनियों का शहर, बिल्कुल आपको यूरोप की तरह वो लगता था। अगर आप 70s की पिक्चर देखें या 60s की पिक्चर्स देखें तो आपको लगता है कि यूरोप का कोई दुनिया का बेहतरीन जो शहर है वो कराची था। लेकिन अब जो कराची का हाल कर दिया, उसमें अगर कराची वालों को कुछ रिलीफ PTI की गवर्नमेंट में दिया है, सिंध हुकूमत की मुखालफत के बावजूद, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे काम करना, तो क्रेडिट तो PTI गवर्नमेंट को 100% जाता है कि उन्होंने मुकम्मल किया और वो ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि मुस्लिम लीग जिस तरह की अब हरकतें कर रही है, मेरे ख्याल से इनके पास अपोजिशन में रह के अब कोई ऐसे मामलात नहीं रह गए जिससे वो लोगों को सड़कों पे लेके आए। जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, महंगाई का इशू है, उस पर तो आपने कह दिया जी 4 महीने बाद जाके हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। लेकिन इस तरह की बातों पर आप इस्लामाबाद, कराची से फ़्लाइट्स लेके वहाँ जाके जो है आप हड़बोंग मचाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग को ये बातें जेब नहीं देती। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात रही है, उनके जो लीडर हैं वो 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए, तो कुछ सेंसिबल चीज़ें करनी चाहिए उनको। दूसरा, जो NBC ने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, जिस तरह पेशावर में वो निस्वार लेके आपको बस में चढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसी तरह गुटखा या दूसरी चीज़ें, पान लेके या खाते हुए पान बसों में बैठने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट है, ये कराची वालों के लिए है, ये अब कराची को सहूलत है, कराची की आवाम को, तो इसकी देखभाल भी कराची की आवाम ने करनी है। उन्होंने ही इसको बेहतर से बेहतर तौर पर इसको इस्तेमाल करना है ताकि ये प्रोजेक्ट भी चले और आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स भी बने, ताकि लोगों को पता चले कि कराची वाले जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करना भी जानते हैं और अच्छे तरीके से उनका जो है अमल होना चाहिए इसमें। ठीक हो गया। अतर, क्या लंदन में भी जो सियासी जमातें हैं उनमें मंसूबों के क्रेडिट पर ऐसे ही बहस होती है, ऐसी ही लड़ाई होती है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से पाकिस्तान में होती है उस तरह तो नहीं होती। बाकी जो भी बड़े मंसूबे दुनिया में, कोई भी जमहूरी हुकूमत कोई भी मंसूबा बनाए तो उसकी कोशिश होती है कि उसका क्रेडिट लिया जाए, इसलिए कि बेसिकली वो मफाद आमा के लिए बनाए जाते हैं, अवाम के लिए बनाए जाते हैं और वोट आपने अवाम से लेने होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर अवाम को बताया जाए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है या ये मुखालफीन का प्रोजेक्ट है, तो इस हद तक तो ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज जो कराची में हुआ, इस वक्त नून लीग की हालत ये है कि अगर इनका बस चले तो ये
पाकिस्तान के बाहर भी नवाज शरीफ साहब की तख्ती लगा दें कि 1947 में पाकिस्तान भी इन्होंने बनाया था। इस तरह नहीं होता है, जो हुकूमतें आती हैं साथ साथ मंसूबे चलते रहते हैं और बिल्कुल जो है उसकी मुकम्मल भी होते हैं, कुछ मुकम्मल नहीं होते, तो सबका ही क्रेडिट होता है उसके अंदर। दूसरी बात यह है कि अगर आप इनकी हालिया सियासत देखें, पिछले दिनों ये इल्जामात लगाने शुरू हो जाते हैं, कभी कहते हैं फाल के ऊपर मुल्क चल रहा है, कभी किसी जिन की जिक्र कर देते हैं कि ये हुकूमत जिन्नों से चल रही है, अभी इन्होंने ये इस तरह के मंसूबों का जाके खुद इफ्तिताह करना शुरू कर दिया है। तो ये जहनी तौर पर अभी तक इन लोगों ने अपनी शिकस्त कबूल नहीं की। जिस तरह मियाँ साहब खुद को अभी तक वजीर आजम समझते हैं, मरियम बीबी मुस्तकबिल का वजीर आजम समझती हैं, एहसन इकबाल साहब अभी भी जो है प्लानिंग के वजीर हैं। तो ये इमरान खान साहब के जिनों का जिक्र करते रहे, लेकिन हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने और कुछ किया हो या ना किया हो, इन लोगों के जिन सही निकाले हैं। जिस तरह पंजाबी में कहते नहीं कि इधर आ तेरे में जिन कटा, तो अब इनकी ये हालत हो गई है कि इस किस्म के इन्होंने स्टंट्स करने शुरू कर दिए। जहां तक इस मंसूबे का क्रेडिट है, मेरे ख्याल में चाहे पीटीआई हो या नून लीग हो, इनको शर्म नहीं आती कि ये आज कराची की आवाम के सामने जाके क्रेडिट मांग रहे हैं। आज तो कराची की आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि 70 साल के बाद आप कराची की आवाम को ये पीनट्स दे रहे हैं और उसके ऊपर हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। वो आवाम, वो शहर जहां से इतनी बड़ी तादाद में टैक्सीज इकट्ठे होते हैं, आपका पोर्ट है जिसने बड़ी पैमाने पे कुर्बानियां दी, और इसमें मेजॉरिटी उन लोगों की औलादें हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए। ये हमारी तरह नहीं थे कि जो यहाँ पे पैदा हो गए तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आपने बनना था। ये उनकी औलादें हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए, और 70 साल में आपने इनको कुछ दिया नहीं और आज सब क्रेडिट ले रहे हैं। तो आज तो इनसे माफी मांगनी चाहिए कि इतनी देर क्यों हुई इन सब चीजों में। ठीक ठीक, एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन मुझे छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कराची की सियासत पर ही बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। 2018 के इंतखाबात के बाद अब अगर मौजूदा सूरत हाल को देखें तो अब लोगों का मिजाज जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा है? लोग किसकी तरफ देख रहे हैं? लोग अभी किसी की तरफ नहीं देख रहे हैं। वो तीनों से मायूस, चारों से मायूस हैं, वो जमात इस्लामी समेत। और उन्हें गुस्सा इस बात पर है किसी ने डिलीवर नहीं किया। उन्हें पीटीआई से बहुत उम्मीद थी कि पीटीआई के लोग उनके हलकों में, उन्होंने वोट दिए थे उनको, उनके हलकों में जाकर वहाँ पर काम करेंगे। वो काम नहीं हुआ। दूसरे ये कि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो अपना काम नहीं कर पाए जैसे उनकी तवक्को थी कि ये सिंध गवर्नमेंट है, ये कम से कम हमें ट्रांसपोर्ट तो फराहम कर देगी। वो भी नहीं कर पाई। असल में कराची वाले जो हैं वो 15-20 साल की उस नीम खाना जंगी से बड़े मुतासिर हुए हैं जिसने उनके शहर को बर्बाद किया। अब उसकी पुष्पराई कौन कर रहा था, उन कुओं किसने बनाया था, ये सब पता है, इसमें मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ जब लाशें मिलती थी, यहाँ जब भत्ता होता था, यहाँ जब कोने कोने पे बोरियां पड़ी मिलती थी, उसके बाद भी सूरत हाल ये बनी कि कराची को साइकोलॉजिकली डिफीट देने की कोशिश की गई। और मैं समझता ये हूँ कि ये इसका एक ख़ास प्लान था। उसकी वजह ये थी कोई एक शहर है खलीज का, उसको डेवलप किया जाए। बैरूत को तबाह किया गया, कराची को तबाह किया गया। खैर ये बहुत बड़ी थीसिस है, ये इसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कराची वाले अब इस वक्त जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कौन कर क्या रहा है, किस तरह कर रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो अपना काम कर लेते हैं पूरा जो टास्क है, तो शायद उन्हें फायदा हो जाए। पीटीआई वाले जो एमएनएज हैं अगर अपने हलकों में बैठे, अपने दफ्तरों में बैठे, अपने हलकों के अंदर और एमपीएस, तो उन्हें फायदा बहुत होगा, बहुत फायदा होगा। देखिए इमरान खान साहब की गुडविल अभी खराब नहीं हुई है, पीटीआई की हो सकती है। इमरान खान साहब अभी तक एक ईमानदार बंदा मशहूर है। जो साथ साथ फिर हमारे ENP के इलाके हैं, शेर शाह वगैरह आप देख लें, वो इलाके। कराची दुनिया का सबसे बड़ा पख्तून शहर है, एक डायनेमिक ये है हमारी। फिर कराची पंजाब का शहर है, कराची बलोच शहर है, कराची सिंधी शहर है, कराची बंगाली शहर है, यहाँ गैर कानूनी बंगाली भी यहाँ पर। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। अगले इंतखाबात में सूरत हाल वही रहेगी जो है, लेकिन वोट कहाँ जाएगा इसका भी किसी को अंदाजा नहीं है। अगर पीटीआई वाले कुछ तरक्याती काम कर लें बेहतर अंदाज में, ये तो छोड़ दें आप, हो गया ना ये काम, इससे आगे बढ़ जाएं, टावर तक चले जाएं,
वहां तक पूरा कर दें उसको, 5 किलोमीटर बाकी रह गया है, वो पूरा कर दें। जो फीडर्स हैं जो फीड करेंगे इसको मेट्रो को 5-6 वो मुकम्मल हो जाएं। उसके अलावा यार खुद इनिशिएटिव ले लें राशन का और हेल्थ कार्ड का अपने तौर पर, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा और कोई उन्हें कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद वो करने के मूड में नहीं है, फिर आपस के इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं अंदर। अरे ये MQM उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएगी, तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले। वो तो किसी काम के बेचारे रहे नहीं है सिवाय इसके कि वो दूसरों को भला भला कहते रहे, कभी हुकूमत को कभी पीपल्स पार्टी को। और मुस्लिम लीग का मुझे 1 या 2 हल्के नजर आते हैं। सही, ठीक है जुनैरा, इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट लेकर जमातें मुस्लिम लीग नून या PTI अगर जनरल इलेक्शंस में जाती हैं तो आपके ख्याल में क्या उन्हें इसका फायदा होगा? किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? देखिए, फ़ायदा, लोग अब बड़े समझदार हो गए हैं। इट हैज़ बीन एजेस कि कराची ने जिस तरह सफ़र किया है, NBC ने सारी डिटेल्स बताई हैं। अब आप ये देखें, लोग ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। सैनिटेशन का वो हाल है कि पानी से वाटर बॉर्न डिजीज़ लोगों में ट्रांसमिट हो रही हैं। पानी के टैंकर का कल्चर, मुझे बताएं दुनिया के कौन से मुल्कों में अभी तक टैंकर्स हैं जो डिलीवर करती हैं? क्या इलेक्ट्रिक है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब यू नेम अ प्रॉब्लम एंड इट इज़ इन कराची। और हमारा कॉस्मोपॉलिटन सिटी था वो, मतलब जिस तरीके से सारा एक्सप्लेन किया है उन्होंने। अब इसमें लोगों को ये सेंस तो आ गई है कि कोई भी सिंसेयर नहीं है, इवन पीपल्स पार्टी भी सिंसेयर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिक्स का रुख ऐसा हो गया है कि हर कोई सिर्फ मरकज़ की तरफ देखता है, और अगर मरकज़ में आपको जगह नहीं मिलती तो फिर अपनी अपनी बूटी सिर्फ कलेक्ट कर लें। किसी को सिंध मिल जाए, किसी को पंजाब मिल जाए, बलोचिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं। एंड दिस इज़ नॉट गुड, बाय द वे, दिस इज़ वेरी अलार्मिंग कि आपके चारों सूबों के डायनामिक्स अलग अलग होते जा रहे हैं। उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उसका कोई वेंटेज पॉइंट ही नहीं मिल रहा कि ये कहाँ जाके इकट्ठे होंगे। अगर ये पोलराइजेशन इसी तरह रही तो फिर लोग तंग आके ये करेंगे, अपने अपने हल्के से जो जो डिलीवर करता है उसको इलेक्ट करते जाएंगे। लेकिन तब भी आप ये देखें कि आखिर फंड्स मिलने, फिर कौन ब्लैकमेल करेगा कि इसको डेवलपमेंट फंड्स ना दे के उनसे क्या क्या बातें मनवाई जाएंगी। तो एक जो कलेक्टिव विजडम आपका पार्लियामेंट में नज़र आता है वही पोलराइज हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। इट्स नॉट अबाउट वन प्रोजेक्ट ओनली। इसका क्रेडिट ले ले, चाहे PTI ले ले, लेकिन PMLN भी अगर लेती है तो इतने अरसे में 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कराची के लिए? सिर्फ पंजाब के सिर्फ उन शहरों को डेवलप कर देना, लाहौर को डेवलप करके कहना कि मैंने पंजाब को पेरिस बना दिया। इवन दैट इज़ नॉट ट्रू। साउथ पंजाब की हालत देख लें आप, इवन लाहौर के जो बिल्कुल सेंट्रल एरियाज हैं, जो ओल्ड लाहौर है, उसकी हालत देख लें आप जाके। सो ऑल इज़ नॉट गुड एंड इट इज़ नॉट अबाउट वन प्रोजेक्ट ओनली। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में कराची के मसाइल का हल क्या बल्दियाती इंतखाबात में ही है? देखें, बिल्कुल लोकल बॉडीज होनी चाहिए, लेकिन अभी जो लेजिस्लेशन हुई है सिंध गवर्नमेंट ने और गवर्नर ने वापस कर दी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी अलार्मिंग कि उसमें किस तरीके से उनके सारी पावर्स जो हैं वो लोकल बॉडी से लेके आपने वही फिर बात कर दी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ले गए आप, या आपने हेल्थ भी ले लिया, आपने डेथ सर्टिफिकेट, जितने भी काम होते हैं वो आपने सारे के सारे उनसे लेके और आपने लोकल बॉडी को तो बिल्कुल नहीं इफेक्टिव कर दिया। तो पर्पज़ जो डेवोल्यूशन पावर का था वो भी ख़त्म हो गया। सेकंड, जो जुनेरा की बात थी ना, इसमें एक मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो रही है। उसी पहले आपकी नेशनल पार्टीज होती थी जिसमें PMLN थी, फिर पीपल्स पार्टी थी, फिर उसके बाद PTI आ गई, जो नेशनल मतलब सारे सूबों में पार्टीज होती थी। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता होके सारी रीजनल पार्टी बन गई हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर। दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर द स्टेट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। नेशनल पार्टीज होंगी तो फेडरेशन स्ट्रांग होगी, अगर रीजनल पार्टीज होंगी तो फिर रीजन स्ट्रांग होंगे। तो उसका मतलब है कि खुदा न खासा जो एक एनिमी का डिज़ाइन है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करके आप छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, उसको तकवीत मिलती है। ये उनका नैरेटिव भी है। सो वी शुड ट्राई कि PMLN, PTI और पीपल्स पार्टी तीनों नेशनल पार्टी बने एंड दे शुड गो फॉर जनरल इलेक्शन, इसी कॉन्टेस्ट में लड़ें। अब इसके साथ साथ इसने PTI ने बड़ा एक टाइम एंड स्पेस में लेट हो गए, दे मिस द बोट। अगर ये BRT कंप्लीट कर लेते,
14 MNA की सीटें हैं इनके पास, काफ़ी PMPS की हैं। अगर ये कराची को ठीक कर लेते तो बड़ा इन्वेस्ट करते, बल्कि इस वक्त दे शुड हैव बीन गोइंग टू द इंटीरियर में जाके वहां पर इन्वेस्ट कर रहे होते। अभी तो कराची में जो आपका वोट बैंक था इन्होंने वही लूज कर दिया है। अब अगर इंटीरियर में तो आप जाने का टाइम नहीं, दैट मीन कि कराची में इन्होंने बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है ना, फील्ड इज वेरी ओपन विद MQM पीपल्स पार्टी और साथ PTI भी है। इट इज़ गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट कि कौन जीतेगा, क्या होगा, ये खतरनाक है कराची के लिए। कराची शुड बी मोस्ट स्टेबल, इसलिए कि ये मिनी पाकिस्तान है, तमाम सूबों के लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इंतहाई मुतादी वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले मुश्तबा केस की तशखीस हो गई है। कराची की जिस 57 साला खातून में ये वायरस सामने आया है उसने बैरून मुल्क सफर नहीं किया, लेकिन उसने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है। वजीर सेहत सिंध का कहना है वायरस के बर्ताव से यही लगता है कि ये ओमिक्रॉन है। पाकिस्तान के साथ साथ भारत, स्पेन, फिनलैंड और यूनान में भी पहले केसेस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद नए वेरिएंट को रोकने के लिए कई ममालिक ने पाबंदियां सख्त कर दी हैं। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या कदम उठाना चाहिए। NBC, आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों ने कोविड-19 से बहुत कुछ सीखा है, बहुत तरीके कार सीखे। हमारा मेडिकल जो सेटअप है वो बहुत बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। हमारे पास इमरजेंसी इक्विपमेंट मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ICUs हैं, ट्रेंड स्टाफ आ गया। हमारा फ्रंट लाइन वर्कर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत डेडिकेटेड हैं। तो इसमें वो तो हम उतनी कमज़ोरी हमें नहीं होगी जितनी कोविड-19 के आने पर हुई थी। हम बौखला गए थे, घबरा गए थे, पूरी दुनिया में इस सूरत हाल थी। अब हम ट्रेंड हो चुके हैं निपटने के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक तरीक़ाकार है, वो ये कि जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगा ले, जिसने दोनों डोज पूरे कर लिए हैं वो बूस्टर ले लें। अब मेरे ख्याल 6 महीने का टाइम बता रहे हैं वो कि 6 महीने के बाद आप बूस्टर ले सकते हैं। तो 6 महीने तो बहुत से लाखों लोगों को 6 महीने हो गए होंगे, तो बूस्टर ले जाकर, और इसके साथ साथ एहतियात बहुत ज़्यादा करें। एहतियात करें, मास्क अभी ना उतारें। मैं देख रहा हूँ कोई मास्क पहने हुए नहीं होता, मास्क ना उतारें। लेकिन एक अच्छी खबर जो कल आई है वो WHO की, वो ये कि ये डेल्टा से कम मौलिक है। पहले अंदाजा था कि डेल्टा ज़्यादा खतरनाक है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी इत्तलात इंडिया से आ रही है कि जो लोग दाखिल हुए थे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है 2-3 रोज़ के बाद ही। तो एक अच्छी खबर ये है कि शायद ये कमज़ोर है डेल्टा के मुकाबले में, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है, तैयारियाँ बहुत ज़रूरी है, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है। अच्छा, लंदन में ओमिक्रॉन को लेकर क्या सूरत हाल है, किस किस्म की पाबंदियां लग रही हैं? जी, जिस तरह जिक्र हुआ पहले भी कि पूरी दुनिया के अंदर ही ये फैल चुका है और बरतानिया के अंदर भी ये पहुंच चुका है, और इसी वजह से गुज़िश्ता रोज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कुछ चीज़ों को और उसमें बताया गया कि क्या एहतियात करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ये कहा गया कि आप घर से काम करें, आप काम उस पर ऑफिस वगैरह मत आए, मास्क की पाबंदी है, तो काफी ज्यादा लिया जा रहा है प्रिकॉशन, और बहुत ज्यादा सीरियस लगती है मुझे बरतानिया की हुकूमत। अगर आप इसके बनिस्बत अगर पाकिस्तान को देख, उस तरह के आपको एक्शंस नजर नहीं आते। बहुत सारे ममालिक को यहाँ पे रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोरोना को हैंडल किया है, बरतानिया की हैंडलिंग को इतनी अच्छी नहीं रही। यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग कोरोना की वजह से हलाकतें हुई हैं, बड़ी तादाद में लोग बीमार हुए, अस्पताल में गए और बड़ी पाबंदियां लगी। तो पाकिस्तान ने काफी बेहतर तरीके से टैकल किया है कोरोना को, और यही हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके भी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर अमल किया जाएगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तमाम जमातों को, हुकूमत, ऑपोजिशन, सबको एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए, ताकि इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन न हो। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, कल जो WHO की जानिब से एक बयान भी सामने आया कि ओमिक्रॉन जो है वो डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग अब इस बात के बाद जो है वो काफ़ी रिलैक्स भी हो गए हैं। शाइस्ता, इस बात को ईजी नहीं लेना चाहिए। बात ये होती है कि जो वल्नरेबल लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन पे तो
कोरोना के किसी भी वेरिएंट का अटैक होगा तो उनके लिए ख़तरनाक होगा। अगर कोई जवान बंदा है वो कैरियर बन जाता है और अपने घर में ले आता है तो हमें एहतियात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एहतियात का दामन ना छोड़े, अभी भी मास्क पहने। लेकिन मैंने देखा कि अब हमारे यहाँ पे गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं, शादी ब्याह हो, किसी की वफात हो, आप शॉपिंग सेंटर्स में चली जाएँ, वहाँ पे मैंने देखा मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोग हैंडशेक भी कर रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। भाई अभी ये वेरिएंट ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना चला नहीं गया है, अभी भी उसकी तबाहकारी जो है वो जारी है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हुकूमत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, NCOC ने बेहतरीन काम किया है पाकिस्तान के अंदर। अब बाहर से भी जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पास ट्रैक जो है वो फिल करना पड़ता है, एक ऐप उन्होंने बनाई हुई है जिसमें उनका तमाम डाटा आ जाता है। तो ख़ास तौर पर इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि जो बाहर से आने वाले हैं उनके ऊपर ज़रूर नज़र रखें, जो कि C कैटेगरी से आ रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होता है कि उनका ताल्लुक C कैटेगरी से होता है, वो किसी और मुल्क में जाते हैं और वहाँ से फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आ जाते हैं। तो इमिग्रेशन को भी चाहिए कि इस तरह के लोगों पे भी नज़र रखें जो अफ्रीका से आ रहे हैं या दूसरी C कैटेगरी से आ रहे हैं, तो उनको फॉलो अप रखा जाए। क्योंकि अगर ये वेरिएंट फैलना शुरू हो गया, एक दफ़ा ये किसी को लग गया तो फिर इससे कैरियर बढ़ते से बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस पर नज़र रखे, दूसरी हमारे अपने लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अभी भी एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। उसी तरह अपने हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर्स अपने पास रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, डिस्टेंस रखें और कोशिश करें कि रश की जगहों पर ना जाएँ या रश इकट्ठा ना किया जाए। तो ये जब तक हम इन तमाम बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हम फिर उस फेज़ में जा सकते हैं। और NBC ने बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, अब खुदा के वास्ते अब आप लोग वैक्सीन लगवा लें। क्योंकि जो भी नेगेटिविटीज़ थी वैक्सीन के बारे में, अब आपने देखा कि लोगों ने 6-6 महीने हो गए और वैक्सीन लगी और माशाल्लाह वो हेल्दी हैं। जिनको कोरोना हो रहा है उनको बहुत हल्का सा हो रहा है। तो अब ये बात साबित हो गई है क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ, आपने अपने आंखों से देख लिया, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख लिया, अपने आसपास के लोगों को देख लिया, तो आप वैक्सीन लगवाएं। और जिन लोगों को वैक्सीन लगवाए हुए 6-6 महीने हो गए वो बूस्टर शॉट से लगवा लें। अब फाइजर का भी बूस्टर शॉट अवेलेबल है, आपको 1200-1250 रुपये नेशनल बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं और आप जाके बूस्टर शॉट लगवा लें। तो यही दरख्वास्त है तमाम से कि वैक्सीन लगवाएं। ठीक, ज़ुनैरा, नए वेरिएंट को रोकने के लिए कई ममालिक ने, हम देख रहे हैं कि पाबंदियां जो हैं वो खासी सख्त कर दी हैं, क्या हमें भी यही करना चाहिए? डेफिनेटली जो फर्स्ट वेव आई थी, चाइना ने उस वक्त अपने जो स्टूडेंट्स आने नहीं दिए थे वापस अपने मुल्क में, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल ऐसा डिज़ाइन किया है कि जब तक वेरिएंट्स आने बंद नहीं होते वो किसी को वहाँ आने नहीं दे रहे। दे आर सो स्ट्रिक्ट, इसीलिए उन्होंने रिकवर सबसे पहले किया है। लेकिन हर कंट्री के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके से इसे कंट्रोल किया है वो किसी और कंट्री ने नहीं किया। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि ये वेरिएंट अगर हार्मफुल उतना नहीं है तो अभी तक WHO इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह रही है, क्योंकि जो इसकी शक्ल है, जो इसकी जीनोम टेस्टिंग है, वो बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम ऑल द प्रीवियस वेरिएंट्स। और जब तक ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये शक्लें बदलता रहेगा, ये ट्रांसमिसेबल बहुत फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा और जितने भी प्रीवियस वेरिएंट्स आए हैं। तो ये इतनी तेज़ी से फैलता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब ये किसी ऐसी बॉडी में जाता है जिसमें ना वैक्सीन गई होती है, ना उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ये ट्रिपल स्पीड से मल्टीप्लाई होके उसके बाद ये मज़ीद आगे स्ट्रांग होके निकलता है। सो द ओनली बॉटम लाइन दैट इज़ पॉसिबल इज़ कि हर कोई इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग लेके बैठा हो कि आखिर में ये डाई डाउन करना शुरू हो जाए, ये स्ट्रांग हो के ना निकले बॉडीज़ में से, बल्कि वीक होता जाए। सो नोबडी इज़ सेफ अनलेस एवरीबडी इज़ सेफ, दैट इज़ द बॉटम लाइन। बाकी ऑफ कोर्स ट्रैवल एडवाइजरीज बड़ी तेज़ी से इवॉल्व कर रही हैं, पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। और जो लोकेटर टेस्ट है, लोकेटर टेस्ट का पर्पज़ ये है कि आपका पता हो कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन कंट्रीज़ से होके आए हैं। बाकी कंट्रीज़ ने तो वो ऐप्स सबको कहा है इंस्टॉल करें अपने फ़ोन पे, हमारे यहाँ पे अभी तक शायद नहीं हुई। अगर वो हो जाए तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि NCOC ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अभी भी ट्रेंड्स चेंज नहीं होने चाहिए। मास्क वेयरिंग जैसे सारे कह रहे हैं, वो जो आपकी प्रिकॉशंस हैं वो उसी तरह रहनी चाहिए जब तक ये वेरिएंट्स आने बंद नहीं होते। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, हुकूमती सतह पर आपके ख्याल में किन इक़दामात को करने की ज़रूरत है? देखें, इस वक्त हम हुकूमत ने भी थोड़ा सा रिलैक्स, NCOC के अलावा प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्ट्री, मेरे नहीं ख्याल कि मैंने TV पे देखा है कि वो आके आगाही दे रहे हों। और सबसे पहला अब उनका काम है मिनिस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, कि आप अवेयरनेस लेकर आएँ, हर फैमिली को ये बताएं कि आप अपनी सिर्फ फैमिली का जिम्मा लें, आप उनको कंट्रोल करें। टेक मास्क,
या सैनिटाइज़र या सोशल डिस्टेंस। अगर हर फैमिली इसमें 10 लोग हैं, इज इट दैट ईजी या डिवीजन और फिर प्रिवेंशन लेवल पर आसान है? तो जब छोटे लेवल से शुरू करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। एक तो ये बात है। सेकंड है कि बिल्कुल बूस्टर हर हालत में लगाएं। लोगों को अब बहुत करोड़ों लोगों को बूस्टर की ज़रूरत है और जब गवर्नमेंट कह रही है कि अवेलेबल है तो इमीडिएटली दे शुड गो और जाके करें, क्योंकि एक दफ़ा खुदा ना खास्ता फिर स्टार्ट हो गया, वी कांट अफोर्ड इकोनॉमिकली। हम बड़े अल्लाह का शुक्र है कि स्मार्ट लॉकडाउन और हुकूमत की पॉलिसी, NOC, NCOC सब ने अपना काम ठीक किया, अल्लाह ने हमें बचा भी लिया। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमने इसको कैसे इंश्योर करना है। गवर्नमेंट लेवल पे अभी थोड़ी रिलैक्सेशन है। ये अवेयरनेस मैं मीडिया के थ्रू लोगों को बताएं कि जी अभी ये खतरनाक है। देयर इज नो नीड टू टेल पीपल कि ये खतरनाक नहीं है, कैसा नहीं है। टेल के इट इज डेंजरस, एनी वायरस इज डेंजरस। आई थिंक ये करेंगे तो अल्लाह ताला खैरियत रखेगा। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ट्रेंड्स चेंज नहीं होने चाहिए। मास्क जरूर पहने, वैक्सीन लगवाएं और समासला जरूर रखें। नाज़रीन, मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।